एक दिन एक आईएएस अधिकारी अपनी कार्यालय की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी तहसील परिसर में प्रवेश करती है, उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो खुले में खड़े होकर पेशाब कर रहा था। यह दृश्य देखकर अधिकारी को काफी गुस्सा आ जाता है। वे तुरंत गाड़ी रुकवाते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि यह तहसील परिसर है, यहाँ इस तरीके की हरकत करना शर्म की बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो व्यक्ति कुछ अजीब तरीके से जवाब देने की कोशिश करता है, जिससे अधिकारी और नाराज हो जाते हैं। वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि आगे से ऐसी गलती ना करे और सजा के तौर पर उसे कान पकड़कर 5 उठक बैठक लगाने को कहते हैं। मजबूरी में वो व्यक्ति कान पकड़कर उठक बैठक लगाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद अधिकारी अपने कार्यालय में चले जाते हैं और वो व्यक्ति भी अपने काम पर लग जाता है। दरअसल वो व्यक्ति एक मुंशी था जो एक वकील के साथ काम करता था। वे अपने अभिवक्ता के पास जाकर पूरी घटना बताता है और देखते ही देखते ये बात अन्य वकीलों तक पहुंच जाती है और उनमें काफी गुस्सा फैल जाता है। वकीलों का कहना था कि यदि परिसर में साफ सुथरे शौचालय होते तो किसी को खुले में पेशाब करने की क्या जरूरत है। उनका आरोप था कि गलती प्रशासन की है, लेकिन सजा एक कमजोर व्यक्ति को दे दी गई। इस बात को लेकर माहौल गर्म हो जाता है और वकील धरना प्रदर्शन पर उतर जाते हैं। जैसे ही इस घटना की सूचना आईएएस अधिकारी को मिलती है, वे मौके पर पहुंचते हैं और वकीलों को समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि जो हुआ उसे समाप्त कर देते हैं और आगे ऐसी स्थिति नहीं होगी, इसका मैं आश्वासन देता हूं। वो ये भी यहाँ पे कहते हैं कि शौचालय की साफ सफाई की जिम्मेदारी तय की जाएगी और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन वकीलों का गुस्सा यहाँ पे शांत नहीं होता। स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है। तभी अचानक आईएएस अधिकारी कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वे खुद खड़े होते हैं, अपने कान पकड़ते हैं और सार्वजनिक रूप से 5 उठक बैठक लगा देते हैं। वहां मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग हंसने लगते हैं तो कुछ लोग इसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अब यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। यह घटना 29 जुलाई 2025 की थी और अगले ही दिन 30 जुलाई को यह पूरे देश में फैल जाती है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक गरिमा के खिलाफ आचरण करने के आरोप में उस आईएएस अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है। अब ये घटना जो थी ये यहीं पे समाप्त नहीं होती, बल्कि एक बड़ी कहानी की शुरुआत बनती है। कहा जाता है कि एक आईएएस अधिकारी बनने के बाद इंसान अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की किस्मत भी बदल सकता है। लेकिन इस अधिकारी की कहानी कुछ अलग ही मोड़ ले आती है। ये आईएएस अधिकारी व्यवस्था को बदलने आता है, लेकिन परिस्थिति उसे ही बदल के रख देती है। ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के एक गांव से। यहाँ शिवदान सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर शहर आ जाता है। वे अलीगढ़ के डोरी नगर इलाके में रहने लगता है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चक्की पर काम करता है। शिवदान सिंह के 2 बेटे और एक बेटी थी। उनका बड़ा बेटा रिंकू सिंह राही पढ़ाई में शुरू से ही बेहद तेज था। वो जिस भी कक्षा में पढ़ता हमेशा अव्वल आता था। उसने अपनी पढ़ाई राजकीय बालक इंटर कॉलेज से की और 10वीं और 12वीं दोनों ही परीक्षाएं उत्कृष्ट अंकों के साथ पास की। उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसे आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिले। उसने जमशेदपुर के एक एनआईटी में बीटेक में दाखिला लिया। वहां भी उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और 2002 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली। इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए तैयारी करता है और एक प्रतियोगी परीक्षा में 17वीं रैंक हासिल करता है। लेकिन इसी बीच एक घटना उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। उसके पिता अपनी पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। ये देखकर रिंकू सिंह राही के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर एक आम आदमी को अपने हक के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। और यही सोच के साथ वो इंजीनियर बनने के बजाय सिविल सर्विस में जाने का फैसला करता है। वो यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है और 2004 में परीक्षा पास कर लेता है। फिर उसे समाज कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिलती है। 2007 में परिश्रम पूरा करने के बाद 2009 में उसकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में लगती है। यहाँ उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब वो वहाँ पे लोगों की समस्याएं सुनता था और उनकी समाधान करने की कोशिश करता था। एक दिन कुछ छात्र उनके कार्यालय में आते हैं और बताते हैं कि उन्हें छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। स्कूल कहता है कि पैसे विभाग से नहीं आए और जबकि विभाग कहता है कि पैसे भेज दिए गए हैं। रिंकू सिंह राही को इस मामले में गड़बड़ी का शक होता है। वो जांच जो है वो अब शुरू करता है और पुराने रिकॉर्ड को खंगालने लगता है। जांच में पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में 83 से 100 करोड़ रुपए तक का घोटाला हुआ है। जब रिंकू सिंह राही को यह पता चलता है कि छात्रवृत्ति के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, तो वो इस मामले को गंभीरता से लेता है। वे अपने विभाग में कर्मचारियों, बाबुओं और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करना शुरू करता है।
धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं बल्कि एक बड़ा संगठित घोटाला है जिसमें कई स्तरों पर लोग शामिल है। बाबू, कॉलेज प्रबंधन, दलाल और यहाँ तक कि कुछ प्रभावशाली लोग भी थे। उस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री मायावती थी। उन्होंने पूरी ईमानदारी और निर्भरता के साथ अपनी जांच को आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वे सच्चाई के करीब पहुंचते गए वैसे वैसे उनके खिलाफ विरोध भी बढ़ता गया। उन्होंने इस मामले की जानकारी जिला के जिला अधिकारी डीएम को दी। डीएम ने उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया और कहा कि वे बिना डरे अपना काम करते रहें। इस समर्थन से उनका हौसला और बढ़ गया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जिससे कई लोगों के हित प्रभावित होने लगे। इसी बीच उन्हें लखनऊ से एक फोन कॉल आता है। फोन पर उन्हें धमकी दी जाती है। कहा जाता है कि क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कोई आएगा और तुम्हें गोली मारकर चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन रिंकू सिंह राही इन धमकियों से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने साफ कहा कि वे अपना काम से पीछे नहीं हटेंगे। फिर आता है 26 मार्च 2009 का दिन। सुबह करीब 6:30 बजे का समय था। रिंकू सिंह राही ऑफिसर कॉलोनी के बैडमिंटन कोर्ट में खेल रहे थे और इसी दौरान वहां एक बाइक सवार रुकती है जिस पर 2 युवक सवार होते हैं। वे सामान्य बातचीत करते हुए कहते हैं, सर आप बहुत अच्छा खेलते हैं। और ये कहना ही था कि तभी उनमें से एक युवक इशारा करता है और अगले ही पल गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। लगातार 7 गोलियां चलाई जाती है। एक गोली उनके आंख पर लगती है जिससे उनकी एक आंख बाहर निकल जाती है। एक गोली जबड़े पर लगती है जिससे उनका जबड़ा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। एक गोली सिर में लगती है, एक एक गोली दोनों हाथों में लगती है और एक गोली सीने को छूते हुए बाहर निकल जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचते हैं लेकिन उस समय कोई तुरंत मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उनका छोटा भाई मौके पर आता है और किसी तरह एम्बुलेंस बुलाने की व्यवस्था करता है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया जाता है। करीब 1 महीने तक उनका इलाज चलता रहता है। फिर धीरे धीरे उन्हें होश आता है और उनकी हालत में सुधार आने लगती है। हालांकि उन्हें गंभीर चोटें आई थी। एक आंख पूरी तरह खराब भी हो चुकी थी, जबड़ा क्षतिग्रस्त था, सिर में गोली फंसी हुई थी और हाथ व सीने में भी गहरे जख्म थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो जिंदा बच जाते हैं। लोगों को लगा था कि इस हमला के बाद वो डर जाएंगे और आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उन्होंने इसे अपनी दूसरी जिंदगी माना और फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि अधिकारियों को लगने लगा कि उनकी वजह से बहुत समस्याएं खड़ी हो रही है, इसलिए उनका तबादला कर दिया गया। उन्हें मुजफ्फरपुर से बदायूं भेजा गया, फिर वहां से श्रावस्ती और बाद में ललितपुर। हर जगह उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन हर जगह उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। आखिरकार उन्हें निलंबित भी कर दिया गया। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। इस दौरान प्रदेश में सरकार बदल गई। समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उन्हें लगा कि शायद अब सरकार के बदलने पर व्यवस्था बदलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने 26 मार्च 2012 को दिल्ली के अंतर मंतर पर धरना देने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले ही अधिकारियों ने उन्हें पकड़कर अस्पताल में भर्ती कर दिया और उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने की कोशिश की गई। किसी तरह वो इस स्थिति से बाहर निकलते हैं। इसके बाद उन्हें अलीगढ़ में एक कोचिंग सेंटर में प्रिंसिपल बनाकर भेजा गया। वहां भी उन्होंने आरटीआई के जरिए जानकारी जुटानी शुरू कर दी और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने लगे। फिर उनका ट्रांसफर हापुड़ कर दिया जाता है। वहां भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। इसी दौरान एक छात्र ने उनसे पूछा कि क्या इन सब प्रयासों से व्यवस्था में कोई बदलाव आया, और उस बच्चे के इस सवाल ने उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की और यूपीएससी की तैयारी फिर से की। अपनी कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 2021 में यूपीएससी परीक्षा फिर से पास की और 683वां रैंक हासिल किया। विशेष श्रेणी में उनका चयन आईएएस के रूप में हुआ। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग फिर से मुजफ्फरनगर में हुई, वही जगह जहां उन पर हमला हुआ था। बाद में उनका ट्रांसफर शाहजहांपुर हुआ, जहां पुवैया तहसील में एसडीएम के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने एक मुंशी को उठक बैठक लगवाई थी, जिससे विवाद खड़ा हुआ और उनका तबादला कर दिया गया। लगातार तबादलों और उचित पद ना मिलने से वो निराश हो गए। उन्हें लगा कि ईमानदारी से काम करने वालों के लिए सिस्टम में जगह ही नहीं है और आखिरकार 31 मार्च 2026 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों में ये एक तरीके का चर्चा का विषय बन जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर जो कि काम करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर किसी को ईमानदार ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ की जो सरकार है, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी रहे, किसी को शायद ऐसे ईमानदार ऑफिसर की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।
आपको बताना है कि ईमानदारी से काम करने का क्या परिणाम होता है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।